Hello viewers, myself Preeti Dhankhar, Assistant Professor in DAV Girls College Kosli. Today I am going to tell you about pituitary gland और पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे मस्तिष्क के भीतर एक सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में पाई जाती है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यह जो हमारा विषय है न सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण है, बल्कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ्रूटफुल है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीयूष ग्रंथि के स्थान के बारे में, कहाँ पे पाई जाती है और क्या इसका आकार है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है और इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के भीतर एक सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में पाई जाती है और हाइपोथैलेमस तथा पीनियल के बीच में यह अवस्थित होती है। अब इस इल्यूस्ट्रेशन में हमने पीयूष ग्रंथि को दिखाने का ये प्रयास किया है। तो मस्तिष्क के बीच में आप देख रहे हैं, ये एरो से दिखाई गई है पीयूष ग्रंथि, और ये इसका एक बृहद व्यू, एक लार्ज व्यू आप कह सकते हो। यहाँ पे दो खंड हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है और पीछे की तरफ पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। अब जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी नियंत्रित करती है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। अब आप सोचेंगे कि अंतःस्रावी क्या है, तो जितने भी हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना जो सिक्रेशन है, अपने जो स्राव है, अपने जो हार्मोन्स हैं उनको सीधे रक्त में डालती हैं और वो लक्ष्य स्थान तक पहुंचकर रक्त के माध्यम से अपना कार्य संपादित करते हैं। जबकि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपना स्राव एक डक्ट में या एक नलिका में डालती हैं जो कि लक्ष्य स्थान तक नलिका के माध्यम से जाता है, जैसे कि यकृत, लीवर आप कह सकते हो। ये जो यकृत नलिका है उसके माध्यम से अपने स्राव को ड्योडिनम में डालती है, यानी कि छोटी आंत के ऊपरी सिरे में डालती है। हमारी आंसू बली ग्रंथियां भी बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। जो हमारे आंसू हैं वो एक नलिका के माध्यम से आंख में बाहर की तरफ खुलते हैं। तो और भी कई पाचन तंत्र से संबंधित जैसे अग्नाशय है, ये दोनों ही ग्रंथि के तौर पे कार्य करती है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। तो ये जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों के तौर पे कार्य करती है, तो वह है अग्नाशय या क्लोम या पेनक्रियास। तो हल्का सा आपको अंतःस्रावी के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो इन सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को जो ये मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये नियंत्रित करती है। जब लक्ष्य ग्रंथि के हार्मोन्स का स्राव कम होने लगता है तो जो पीयूष ग्रंथि है ये अपने पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन के स्राव को बढ़ा के और एक बैलेंस उत्पन्न करने का प्रयास करती है और जो उसके स्राव की जो कमी है उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है। सेम इसी तरीके से अगर लक्ष्य ग्रंथि का स्राव अधिक होता है तो जो ये पीयूष ग्रंथि है ये अपने पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन के जो स्राव है उसको कम कर देती है ताकि एक बैलेंस की, एक संतुलन की उत्पत्ति की जा सके। तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि के तौर पे कार्य करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है और जो हाइपोथैलेमस है जो कि पीयूष ग्रंथि के पीछे की तरफ पाया जाता है, इसको ऑर्केस्ट्रा की रानी
कहा जाता है। अब जो पीयूष ग्रंथि है, संरचना के आधार पे हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्रपिंड, अग्रपीयूष आप कह सकते हैं, मध्यपिंड, इंटरमीडिएट लोब आप इसको कह सकते हैं, अग्रपिंड एंटीरियर लोब है, और पश्चपिंड ये हमारी पोस्टीरियर लोब है, या जो पीयूष ग्रंथि का पीछे का हिस्सा है। अब जो हमारे अग्रपीयूष ग्रंथि का जो हिस्सा है, या अग्रपिंड आप जिसको बोल सकते हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो वो कोशिकाएं जो कि अम्लीय रंगों से अभिरंजित होती हैं, इनको एसिडोफिलिक या अम्लीय अभिरंजित होने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। अब बेसोफिलिक कोशिकाएं ये क्षारीय रंगों से अभिरंजित होती हैं। न्यूट्रोफिलिक कोशिकाएं ये उदासीन कोशिकाएं इनको कहते हैं। ये दोनों ही एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों ही के द्वारा अभिरंजित हो जाती हैं। अब जो एसिडोफिलिक कोशिकाएं हैं, इनसे ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, इन 2 हार्मोन्स का स्रवण होता है। जो बेसोफिलिक कोशिकाएं हैं, वो थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, फिर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और FSH जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये दोनों ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। तो इनका ये स्राव करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका एक और नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। अब जो ये वृद्धि हार्मोन है, ये हमारे शरीर की जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी हमारी वृद्धि विकास होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा में कमी हो जाए तो इसे बौनापन आ जाता है, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो भीमकायता की स्थिति आ जाती है। अगर एक स्थान विशेष पे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो तो इसको एक्रोमेगैली की कंडीशन कहते हैं, स्थानीय वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बार ये जबड़े के ऊपर अतिरिक्त मात्रा में जब ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है तो जबड़े का आकार बढ़ जाता है। अगर हथेली पे होता है तो हथेली के आकार का आकार बढ़ जाता है, और अगर रीढ़ की हड्डी में होता है तो कमर में कुबड़ निकल आता है और उसका आकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, ये हमारे शरीर के जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। न सिर्फ हमारी अस्थियों को या हमारे ऊतकों को, हमारी मांसपेशियों को, बल्कि जो हमारे आंतरिक अंग हैं जैसे वृक्क है, या फिर हमारा लीवर है, या फिर हमारे लंग्स हैं, या फिर हमारे बाकी के और गुर्दे, किडनी जिन्हें कहते हैं, बाकी के ये अंग है, इन सभी की वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार होता है। अब इसके अलावा जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, ये प्रोटीन के उपापचय के लिए, कार्बोज के उपापचय के लिए, और हमारी वसा के उपापचय के लिए, और खनिज पदार्थों के उपापचय के लिए भी ये जिम्मेवार होता है। अब जैसे कि बोनेपन के बारे में हमने बताया अभी, ड्वार्फिज्म, तो जब इसकी कमी हो जाती है, बोनापन आ जाता है, तो शारीरिक वृद्धि और जो विकास है वो रुक जाता है, और जो चेहरा है उस पे एक इमेच्योरिटी सी दिखाई देती है, और एक लैंगिक परिपक्वता की भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपने ये ज़ाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म और एक्रोमेगैली के बारे में जाना। अब एक और हार्मोन जो प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारे जो एसिडोफिलिक सेल्स हैं इसका स्राव करती है। तो जो प्रोलैक्टिन है, ये लैक्टेशन के या जो दुग्ध स्रवण की क्रिया है
उसको कंट्रोल करके रखता है। अब इस हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो वैसे तो एडिनो हाइपोफाइसिस से होता है और ये एक प्रोटीन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और बाकी कोर्टिसोल वगैरह के साथ मिलके ये जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनमें सबसे पहले तो जो दुग्ध नलिकाओं का जो जाल होता है उसको ये फैलाने का कार्य करता है ताकि अधिक मात्रा में दूध का निर्माण हो सके। तो ये हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अब इसके अलावा हम स्टडी करेंगे जो क्षारीय रंगों से जो अभिरंजित होने वाली कोशिकाएं हैं वो भी कुछ हार्मोन्स का स्रवण करती हैं। इनमें से कुछ एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है हमारा ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ही ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे ही कहते हैं। इसके प्रकार हैं और ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये हमारे कुछ एक और हार्मोन्स हैं, ये अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि पर नियंत्रण रखता है और थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलते हैं ये उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का कार्य करता है। उनके निष्कासन को, उनके उत्पादन को ये स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से TSH के सिक्रेशन के द्वारा जो हमारी पीयूष ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। अब यहाँ पे है मध्य पिंड से स्रावित होने वाला हार्मोन मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे जो कोशिकाएं हैं उनका जो रंग है शरीर की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर के रंग का ये निर्धारण करता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये है हमारा पश्चपिंड, जो पीयूष ग्रंथि है उसका सबसे पीछे वाला हिस्सा है और इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और दूसरा हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन है। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको दुग्ध स्राव का हार्मोन भी कहा जाता है और ये गर्भाशय के संकुचन विमोचन को भी नियंत्रित करता है प्रसव के समय पर। तो जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं उनके संकुचन विमोचन से जो शिशु गर्भाशय से बाहर आता है तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो दूध का स्रवण होता है, दुग्ध का जो सिक्रेशन होता है, तो उसके लिए भी इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क के लिए जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये भी उसके लिए उत्तरदायी है। इससे पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन भी दुग्ध स्राव में मदद करता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन आप हिंदी में अगर चाहें तो इसको मूत्र विरोधी हार्मोन भी कह सकते हैं। अब क्यों होता है मूत्र विरोधी? क्योंकि ये यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे जो हमारे गुर्दे हैं उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें एक जाल बिछा हुआ होता है कुंडलित नलिकाओं का, तो वहां से ये जल का जो अवशोषण है उसको कम करेगा और अगर अवशोषण हो भी जाता है तो संग्रह नलिका से, दूरस्थ नलिका से इसका ये फिर से अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रकार से मूत्र में या यूरिन में जल की मात्रा को कम करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको मूत्ररोधी हार्मोन भी कह दिया जाता है क्योंकि पुनरावशोषण करके ये जल की मात्रा को कम कर देता है। तो ये है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन जो कि कहीं ना कहीं हमारे गुर्दे की जो क्रियाविधि है उसके साथ संबंधित है।
अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया है? भाई जो पीयूष ग्रंथि है ये बाकी सारी ग्रंथियों के स्राव को कंट्रोल करती है अपने पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन के द्वारा। अगर उनका स्राव कम है ये अपने को बढ़ा देगी, अगर उनका बढ़ा हुआ है तो ये पीटीएच को कम कर देगी। अब पीयूष ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जो अग्रभाग है उसमें ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, और हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। तो ये हार्मोन्स हमारे पीयूष ग्रंथि में पाए जाते हैं अग्रभाग में। मध्य भाग में जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और जो पश्च भाग है उसमें वैसोप्रेसिन है, और वैसोप्रेसिन के अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम, जैसे ग्रोथ हार्मोन हमने इसको कहा है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी हमने इसको नाम दिया है। एक्रोमेगैली क्या है? एक्रोमेगैली एक स्थानीय वृद्धि है। जब सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन एक विशिष्ट स्थान पे ही ज्यादा मात्रा में क्रियाशील हो जाते हैं तो ये उस विशेष अंग को, उसके आकार को बढ़ा देते हैं, जिसको एक्रोमेगैली कहते हैं। तो एक्रोमेगैली जबड़े पे हो सकती है, एक्रोमेगैली रीढ़ की हड्डी में भी हो सकती है, जिसे हमने बताया था कि कुबड़ निकल आता है। अब जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है इसका दूसरा नाम है, जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है इनको यौन हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसके ये दो प्रकार हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दुग्ध स्राव में कौन से हार्मोन काम आते हैं? तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और पीयूष ग्रंथि तो है ही है। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ एक और हार्मोन्स भी हैं, तो ये सब मिलके लैक्टेशन का कार्य करते हैं। अब वैसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, खासकर उसमें जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और कई बार ये जल का पुनरावशोषण करके संग्रह नलिका से कर सकता है, या फिर दूरस्थ नलिका से कर सकता है, या फिर जो जाल बिछा हुआ होता है नेफ्रॉन के चारों तरफ, उसमें ये कहीं से भी इसका जल की मात्रा को ये पुनः अवशोषित करके कहीं ना कहीं मूत्र की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। तो मूत्र विरोधी हार्मोन इसको कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होते हैं? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये जो जनन अंग होते हैं उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, चाहे वो स्त्रियों में है चाहे वो पुरुषों में है। स्त्रियों में ये हार्मोन जैसे अंडाशय है, उसकी उसमें जो पुट्टिकाएं, ग्राफिन पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका है, उनकी परिपक्वता में मदद करती है, ओव्यूलेशन में मदद करती है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये पीतपिंड के निर्माण में मदद करेगी, उससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है उसमें मदद करती है। और पुरुषों में ये जो वृषण है, वृषण में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है उसके स्राव को भी ये कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ACTH यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है, और ये हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि है, अब एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जो हमारे गुर्दे होते हैं ना उनके ऊपर एक टोपीनुमा आकार की पाई जाती है ये ग्रंथि। तो उसका जो बाहरी हिस्सा है, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी हिस्सा एड्रिनल कोर्टेक्स कहलाता है, और भीतरी हिस्सा एड्रिनल मेडुला कहलाता है। तो जो ACTH हार्मोन है ये है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये बाहरी हिस्से यानी कि एड्रिनल कोर्टेक्स पर अपना प्रभाव डालता है, और जो कोर्टिसोल हार्मोन जो वहां से स्रावित होता है ये उसके स्राव को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब ये जो स्लीपिंग पैटर्न है, जो निद्रा के जो पैटर्न है ना,
कहीं ना कहीं ACTH हार्मोन उसको भी कंट्रोल करने का, या आप कह सकते हो प्रभावित करने का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है, अग्र पीयूष पिंड के क्या कार्य हैं? तो भाई अग्र पीयूष पिंड से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, आपको यहाँ पे उन सब का वर्णन करना है और उनके कार्य आपको बताने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे गए हैं। पीयूष ग्रंथि का विस्तृत विवरण दें। अब इसमें आपको पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि का कैसा आकार है, कितने भागों में विभाजित है, कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनकी कमी से क्या होता है, तो ये सब आपको यहाँ पर बताना है विस्तृत रूप से। अब अगला हमारा है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की विस्तृत व्याख्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, इनको यौन हार्मोन भी कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ये स्रावित होते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों के ही जो जनन अंग हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से ये जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ये दो प्रकार का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह स्त्रियों के जो जनन अंग है उनके वृद्धि विकास में मदद करेगा और जो अंड जनन प्रक्रिया है या जो अंडाशय में जो पुट्टिकाओं का वृद्धि विकास होता है और फिर जो प्राथमिक पुट्टिका ग्राफिन पुट्टिका में परावर्तित होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो निर्माण होता है, तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा पुरुषों में जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया है, शुक्राणु के निर्माण की, उसे ये उत्तेजित करने का कार्य करता है और वीर्योत्पादन में जो नलिकाएं हैं तो उनको भी उत्तेजित करके और स्पर्म के निर्माण में ये मदद करता है। अब इसके अलावा जो दूसरा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरा टाइप है गोनेडोट्रोफिक का, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि यह भी स्त्री और पुरुषों के जनन अंगों की वृद्धि विकास में भूमिका निभाता है। स्त्रियों में वही अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है या फिर जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके स्राव को नियंत्रित करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। तो ये अभी हमने गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में अध्ययन किया। वृद्धि हार्मोन की विस्तृत चर्चा करें। तो वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, इसकी किस प्रकार से ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, अधिकता से तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये सब आपको इसकी परिचर्चा करनी है। अब अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बताइए। तो TSH के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो थायराइड हार्मोन का जो एक प्रकार है थायरोक्सिन है, तो कोर्टिसोन, ये थायरोक्सिन है, उसको ये प्रभावित करता है। अब ACTH हार्मोन की परिचर्चा करें। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है उसके बाह्य हिस्से को, कोर्टेक्स को प्रभावित करता है और वहां से निकलने वाले हार्मोन्स को ये नियंत्रित करता है। तो डिटेल में आप यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में भी बता सकते हैं, इसके दोनों हिस्सों के बारे में बताएं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। अग्रपिंड से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में बताएं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन जो हमारी क्षारीय अभिरंजित कोशिकाओं से निकलते हैं, जो हमारी अम्लीय अभिरंजित कोशिकाएं हैं जिनका निर्माण करती हैं, आप उनके बारे में यहाँ डिटेल में परिचर्चा कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीट है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो जो आपको इसको अटेम्प्ट करने का तरीका है वो भी आपका विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अब सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में बताएंगे, कहाँ पे पाई जाती है और इसके आकार के बारे में आप परिचर्चा करेंगे। फिर आप इसके थोड़ा सा एक इसके बारे में, इसके जो खंड हैं उनके बारे में बताएंगे, उनसे निकलने वाले हार्मोन को बताएंगे। फिर आप ये भी बताएंगे कि ये अन्य जो हमारी लक्ष्य ग्रंथियां हैं उनके स्राव को कंट्रोल करती है, किस प्रकार से करती है उनके स्राव को कंट्रोल।
जो आप बता चुके हैं, अब उन हार्मोन को आपको यहाँ पे अप्लाई करके उनके विशिष्ट अंगों के साथ आपको बताना है। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जब किसी ग्रंथि का हार्मोन कम होता है तो ये पीटीएच का स्राव बढ़ा देती है, और जब किसी का स्राव अधिक होता है तो ये पीटीएच का स्राव कम कर देती है। उदाहरण के तौर पे जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड ग्रंथि का स्राव किसी कारण से, किसी भी अपरिहार्य कारण से कम हो जाता है तो ये अपने पीटीएच हार्मोन को बढ़ा देगी, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लगेगा तो वो उसकी पूर्ति कर देता है। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि को ये नियंत्रित करेगी, कैसे? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की मदद से। ऐसे ही जो हमारे गोनेड्स हैं, जो हमारे यौन ग्रंथियां हैं, उनको ये कंट्रोल करेगी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की मदद से, जो 2 प्रकार के हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इस प्रकार से जो पीयूष ग्रंथि है ये बाकी की सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे आके जो हमारा आज का ये विषय है पीयूष ग्रंथि से संबंधित, ये समाप्त हुआ, और आशा है कि आपको आज के इस लेक्चर से ज्ञानार्जन हुआ होगा। धन्यवाद।